हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देगी। इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता वृद्धि में ध्यान में नहीं रखा जाता है। आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होने चाहिए, इसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 हो जाएगा। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनके अनुसार आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास है और अपने इसी दृष्टिकोण के कारण अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बातें को सिफारिश की थी। यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देनी चाहिए। व्यक्त किया गया था, अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था। ये आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। प्रोफेसर राज कृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमी एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इनके अनुसार परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिनमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जीडीपी वृद्धि दर 3.5 के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है कि राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी या राष्ट्रीय आय से। आर्थिक विकास समानतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। आर्थिक विकास के साथ साथ समानतः वस्तु की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास साधारणतः स्फीति यानी इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है। निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है? कम है। 18, 19 नंबर देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। 19 नंबर देखते हैं। सूची 1 और 2 को पढ़कर जो मिलान करना है। आर्थिक विकास हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन से हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि
सकल घरेलू उत्पाद से हो जाएगा संपोषित विकास, पर्यावरण से हो जाएगा और जीवन की गुणवत्ता स्वस्थ से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। केवल 2 सही है। चलिए कैमा था 20 नंबर। 21 नंबर देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेल्ट डाउन स्टॉक की कीमत की गिरावट से, केवल एक हो जाएगा। मेल्ट डाउन स्टॉक कीमत की गिरावट से संबंधित है। मेल्ट डाउन स्टॉक कीमत की गिरावट से संबंधित है। मेल्ट डाउन प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है और स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति है। कथन और कारण। कथन ए, भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण, आलोचना अधिकांश आदर्शों के भेदों पर आधारित है। ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है ना कथन का स्पष्टीकरण है। चलिए 22 है तो 23 देखेंगे। इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत द्वारा वर्ष 1991 से नई आर्थिक नीति जो मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी पर आधारित है को अपनाए जाने की आलोचना अभी भी जारी है। विश्व के विकसित देश नई आर्थिक नीति को समग्र एवं निश्चित समय में न अपनाए जाने के कारण भारत सरकार की आलोचना कर रहे, वहीं भारत के भीतर इसकी आलोचना इस आधार पर हो रही है। नई आर्थिक नीति के कारण भारत पूंजीवाद का अंगीकरण कर रहा है। संविधान में उल्लेखित समाज के पथ पर विचलित हो रहा। वस्तुतः यह आलोचना आदर्शों के मतभेदों पर आश्रित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ, डेट याद रखिएगा दोस्तों, उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ था। 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषित हुई और इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के जीडीपी में कई गुना वृद्धि तथा जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के योगदान में बृहद परिवर्तन के बावजूद भारत की व्यावसायिक संरचना कमोबेश स्तर बनी हुई है। इनका प्रमुख कारण निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ उन्मुख रहा है। 25 था, 26 देखेंगे। अब भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति 2 घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बी हो जाएगा इसका। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो क्रियात्मक पहलू थे, कौन कौन थे? दो, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय समायोजन, फिस्कल मैनेजमेंट, भुगतान संतुलन के क्षेत्र शामिल है। संरचनात्मक समायोजन अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार, औद्योगिक विनियंत्रण, विनिवेश तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार इत्यादि सम्मिलित है। यद्यपि स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन एक दूसरे के पूरक है। यद्यपि संरचनात्मक समायोजन पूर्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण स्थिरीकरण की अपेक्षा अधिक समय लेता है। 27 नंबर देखेंगे दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। इन्हीं के समय में उदारीकरण लागू हुआ था, एलपीजी। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिमाणतः इन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होता है प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जो है ना, कैसे निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो है ना, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय बराबर जो है ना, कुल आय बटे कुल जनसंख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए 28 था, 29 देखेंगे। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मूल स्तर की वृद्धि दर का। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मूल स्तर की वृद्धि दर को घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर मूल्य यानी वैल्यू स्तर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की कीमत दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। क्या हमारा दोस्तों 30 से 31 देखेंगे। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पीसी महालनोबिस हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। 32 को देख लेते हैं। उन्नीस में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर डी.आर. गौडगिल तथा बी.के. आर.वी. राव इस समिति के सदस्य थे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? बी.के. आर.वी. राव। बी.के. आर.वी. राव, बी हो जाएगा ऑप्शन। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1868 में किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान बी.के. आर.वी. राव ने दिया था। बीते हुए इस तो अभी के अनुसार गलत हो जाएगा। 35 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की थी? 5 से 6,
21 से 22 के अनुसार GNI में सर्वाधिक वृद्धि दर 1988 से 79 कि यानी आधार वर्ष हो जाएगा। 11 से 12 में अभी की बात किया जाए तो 9.4% जो है ना दर्ज की गई है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। देखिए अभी के अनुसार जो है ना, अभी के अनुसार हो जाएगा, अभी के अनुसार हो जाएगा NSO हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाता है। ठीक है, पहले ए था अब ये हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता था। CSO द्वारा समाकलित राष्ट्रीय आय तथा संबंधित तथा राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। देशीय उत्पाद, कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। वर्तमान में कौन कर रहा है दोस्तों? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या बात है दोस्त? 36 से 37 देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है? कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? अभी बताए थे NSO करता है। ठीक है, पहले ए था, लेकिन अब कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जाता है, वही बात हुआ। NSO कौन करता है? NSO 38 से 39 देखेंगे अब। भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? वही बात हुआ फिर, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? फिर से वही बात, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो NSO कब बना था? 2019 में बना था। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? RBI और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? अभी जो ना वर्तमान में आधार वर्ष 11 से 12 है। जिस वर्ष कीमत का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक सरकारी बही खाता पद्धति है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापती है। आधार वर्ष एक बेंचमार्क है जिसके संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण जैसे राष्ट्रीय खाते के आंकड़े की गणना किसी निश्चित वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष 11 से 12 है। ओल्ड हो गया है, अभी याद रखिए वर्तमान में 11 से 12 आधार वर्ष है। भारत में हाल में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? आधार वर्ष में गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। आधार वर्ष 11 से 12 हो जाएगा और GDP की जगह GVA हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वही हुआ, अभी जो है ना 11 से 12 हो जाएगा आधार वर्ष। 45 से 40 देखेंगे दोस्तों। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष के रूप में प्रयोग हो रहा है? तो 11 से 12 हो जाएगा। वर्तमान में वही बात है, 11 से 12। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्ष है? भारत में राष्ट्रीय आय, तो ये तो वर्ल्ड वाला हो जाएगा। अभी वर्तमान के अनुसार 11 से 12 होगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय द्वारा
भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की नीतिगत समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से संबंधित तथ्य तथा आंकड़े भी संग्रहित होते हैं। 49 देखेंगे आप। भारत में यानी कि जो है ना, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि दर का परिचायक है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्तर वृद्धि। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। परंतु आर्थिक समृद्धि के माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। कथन और कारण को देखना है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ सूक्ष्म बोला, सूक्ष्म के साथ क्या है? बृहद भी है, दोनों का साथ साथ वृद्धि हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है जिससे कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कथन एक क्या सत्य है। वर्तमान भारत सरकार सूक्ष्म यानी माइक्रो आर्थिक विषयों को साथ साथ बृहद यानी माइक्रो और माइक्रो दोनों को ध्यान में रखकर चल रही है। बृहद आर्थिक विषय में चालू खाते का घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर, भुगतान संतुलन, निवेश में वृद्धि आदि आते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विषयों के अंतर्गत फर्म आ जाएगा। उद्योग, व्यक्ति आदि के उत्पादन, उपभोग, वितरण, मूल्य निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। लिख देखते हैं। अभी वो ये जो है ना पुराना हो गया है। इक्कीस से 22 के अनुसार जो ना प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय जो ना 93,97,3 हो जाएगी, यानी कि 93,973 रुपया जो है ना 21 से 22 के अनुसार स्तर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है। और 21 से 22 के अनुसार जो है ना चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपया है। इसको याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। विगत 5 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। न तो ए और नहीं दो, कोई नहीं होगा। चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। क्या मतलब दोस्तों? 59 था, 60 देखेंगे आप। वर्ल्ड हो गया। न्यू देखिए डाटा 21 से 22 की तुलना में वित्तीय
वर्ष 22 से 23 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर जो है ना 11.1% अनुमानित है, और 21 से 22 में जो है ना वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो ना 9.2% अनुमानित है। ठीक है। बजट 22 से 23 के अनुसार 21 से 22 में जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर जो है 9.2% जो है ना जीडीपी हो जाएगा, और जीवीए 8.6% अनुमानित है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो है ना 12 से 13 के 4.5% की तुलना में 13 से 14 में 4.7% तक बढ़ी। इसका क्या कारण था? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर। 62 हो गया। 63 देखेंगे, पुराना हो गया है, पुराना बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बजट 22 से 23 के अनुसार वर्ष 21 से 22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2% अनुमानित किया गया है। याद रखिएगा, बजट जो है ना 22 से 23 के अनुसार 21 से 22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 9.2% अनुमानित है। 65 देखेंगे। अब नया डाटा देखिए, दिसंबर 2021 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2022 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2022 एवं 2023 के लिए 7.5% 2022 के लिए है। 7.5% किसके लिए है? 2022 के लिए, और 23 के लिए जो 8% है। 2021 के लिए 8.9% तथा 2020 के लिए जो है ना -6.6% आकलित की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 97 से 98 वित्तीय वर्ष में डाटा पुराना हो गया है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर पहुंच गई है। कारण, इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। दोनों सही है, और कारण जो है ना कथन का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या है। आउटसोर देखेंगे, ये भी जो है ना पुराना ही हो गया है, इसको मत देखिए। नया देखेंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा 21 से 22 के अनुसार वर्ष 20 से 21 में चालू, पहले चालू देखते हैं, चालू कीमत पर जीएसडीपी 618628 6,18,628 करोड़, और स्तर कीमत पर 4,19,883 करोड़ रुपया है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आंकी गई है? अभी वर्तमान की बात किया जाए तो बिहार हो जाएगा।
21 से 22 में जारी आंकड़े के अनुसार 19 से 20 में देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य ना गोवा है और सबसे कम जो है ना बिहार है। 74 देखेंगे, किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा हो जाएगा। अभी वर्तमान में गोवा है, बिहार में सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, निम्न में से पूछा है। अगर गोवा रहता तो गोवा होता, लेकिन गोवा नहीं है तो हरियाणा होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है ना 10 से 11 में सकल राजकीय घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, बिहार की रही है। भारत में पिछले 10 वर्षों में आर्थिक विकास लगभग इस तरह रहा है, कांस्टेंट रहा है। खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले कई वर्षों से बढ़ा नहीं है। 77 के देखते हैं इसका आंसर। के अभी का अनुसार तो गलत है। ये भी डाटा बहुत पुराना है। देखिए, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है ना जिम्मेदार है। किसान बहुत बड़ी संख्या में क्या है, निरक्षर है, और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है, न के बराबर है। और विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है, यानी कि सभी हो जाएगा। भारत की लगभग 69% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तु और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविकता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। दोनों सही हो जाएगा। 80 है। 80 के बाद 81 देखेंगे। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दरें होते हुए भी संवृद्धि दर कम होने का कारण है। ऊंचा पूंजी बटे उत्पाद अनुपात। 82 देखेंगे दोस्तों। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, पूंजी निर्माण की ऊंची दर और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि वाला एक हो जाएगा, और 2 पूंजी निर्माण जनसंख्या की वृद्धि ऊंची दर है, और उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात 1 और 2। 83 है। 84 होगा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्नता के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सहसीपन का अभाव है, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, कृषि का आधुनिकीकरण। 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3। 84, 85 देंगे। एक्स, मान लीजिए कोई एक्स देश है, उस देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स देश में पूंजी निर्माण होता है। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आधुनिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार अब नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से। ऊंची उत्पादकता तथा आय और रोजगार के बढ़ते हुए स्तर की वास्तविक पूंजी निर्माण की
बढ़ती हुई दर है। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? वस्तु एवं सेवा कर को बिना विलंब के 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की निम्न कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति कम आय है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये नहीं है। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, सभी हो जाएगा। सॉरी, वर्तमान में विदेशी विनिमय की पर्याप्त उपलब्धता है, ठीक है, इसीलिए जो है ना 1, 2 और 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी पुराना डाटा है, इसको ध्यान नहीं रखना है, नया डाटा को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा है? भौतिक परिसंपत्तियों का, भौतिक परिसंपत्तियों का घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा है। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है: गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, सरकार, सभी से हो जाएगा। गृहस्थ हो जाएगा, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम से हो जाएगा, सरकार से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समाप्त हो गया और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है।